चलो बेटा पढ़ना स्टार्ट करें। अब फटाफट से सीधे बैठ जाओ, बिल्कुल बातचीत बंद और अपना टॉपिक करते हैं शुरू। कल हमने बातचीत की थी। हाँ बेटा, आवाज़ थोड़ी कम है। जैसे थोड़ी सी शांति होगी ना तो आवाज़, ये थोड़ा सा ध्यान दिया करो कि आवाज़ जो है ठीक रहे। कल मैंने एक नया टॉपिक शुरू किया था और हमने दो चीज़ों के बारे में बात की थी, एक समाज और एक धर्म। क्या ये दोनों गतिशील हैं, परिवर्तनशील हैं, चेंज होते हैं? समाज में ज़रूरतें बदलती हैं या सेम रहती हैं? जब ज़रूरत बदलती है तो समाज का ढांचा भी बदलना पड़ता है। जैसे पहले लड़कियों की स्थिति, औरतों की स्थिति, बेटा अब एक चांटा खींच के लगने वाला है। आज अगर देखें औरतों की स्थिति, लड़कियों की स्थिति, तो बदलाव आ गया। समाज में जब जब परिवर्तन आते हैं तो ये समाज के परिवर्तन अपने आप नहीं आते, कुछ लोग इनके लिए काम करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है ये रिफॉर्मर्स हैं, जो दोबारा से फॉर्मेशन बनाते हैं। री मतलब दोबारा, तो दोबारा समाज का निर्माण करना, समाज में कुरीतियां आ गई, कमियां आ गई, उनके ऊपर काम करना, ये काम होता है रिफॉर्मर्स का। रिफॉर्मर्स आप हमेशा देखेंगे बाकी लोगों से ज्यादा शिक्षित या पढ़े लिखे या ज्यादा समझदार होते हैं। अपनी पीढ़ी के लोगों से इनका दिमाग थोड़ा सा तेज चलता है और ये एक विजन के साथ, एक सोच के साथ लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। धर्म की अगर बात करूं, धर्म में भी समय समय पर पाखंड आते रहते हैं, दिखावट आती रहती है, आडंबर आते रहते हैं। एक समय था जब बहुत बढ़िया धर्म था सनातन धर्म, लेकिन आने वाले कुछ सालों बाद, जैसे सनातन बहुत बढ़िया था, फिर ब्राह्मणवाद ने, पुरोहितवाद ने इसमें अपनी जड़ें गहरी की और बहुत ज्यादा आडंबर, दिखावट, किसी के मरने पे खर्चा, पैदा होने पे खर्चा, शादी ब्याह में फालतू की चीजें आ गई। इन्हें हम आज कहते हैं कुरीतियां। तो इनके आने से धर्म में भी फिर शिक्षित लोगों ने कहा कि भैया धर्म जैसा तुम्हें दिखाया गया, एक्चुअल में धर्म ऐसा नहीं है। धर्म भी परिवर्तनशील है, समय के साथ डिमांड करता है बदलने की। सबसे पहले ये बातें आज तो हम तो पढ़ रहे हैं, जिसने ये सोची उस आदमी का नाम हुआ करता था राम मोहन रॉय। हम जानते हैं राम मोहन रॉय जिस शताब्दी में पैदा हुए उस शताब्दी में औरंगजेब मरा था। कौन सी शताब्दी थी ये? 18वीं। इनका बर्थ ईयर है 1772 और औरंगजेब का मरने का साल है 1707। तो दोनों को अगर कहें तो कौन सी शताब्दी है ये? 18वीं। उस जमाने में जब लोगों को आदत थी औरंगजेब जैसे लोगों के अंडर रहने की, तब इस आदमी ने कहा प्रेस की आज़ादी हो, अखबार लिखने की हमें कोशिश करनी चाहिए, मैगजीन्स लिखनी चाहिए, नॉवेल्स लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। और तो और उस टाइम पर इन्होंने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए भी काम किया। मैंने आपको एक नाम बताया था, डेविड हेयर। आवाज़ में कल से लगातार गड़बड़ है, तुम्हें नहीं फील होता तो जिसको है ना ये थोड़ी नॉलेज, उसको बुला के उसको कह दो। तो डेविड हेयर नाम का एक आदमी था, अंग्रेज था। उसने कहा भाई अगर ये इंडियंस आगे बढ़ाने हैं तो कॉलेज में इनको पढ़ाना जरूरी है। तो उस टाइम पे कॉलेज बनाने में डेविड हेयर की सहायता की थी हमारे राम मोहन रॉय ने। इनकी जो भाभी थी वो इनके सामने सती कर दी गई, तो इनको फील हुआ कि ये गलत प्रथा है और इसी के लिए इन्होंने 1829 में सती प्रथा को बैन करवा दिया कानून का सहारा लेके। क्योंकि ये भारत में रहते हैं तो ये कानून नहीं बना सकते। कानून बनाने वाले आदमी का नाम था विलियम बेंटिक। लॉर्ड आप जानते ही हैं क्योंकि वो सब हाउस ऑफ लॉर्ड से ही आते थे, अंग्रेजों की राज्यसभा मान लो, इसलिए उनके नाम के आगे लॉर्ड लिखा जाता था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस आदमी ने सती प्रथा को बैन किया। इससे एक साल पहले 1828 में एक समाज था जिसका नाम था ब्रह्म समाज। इसने हिंदू धर्म की कुरीतियों पे कुठाराघात किया, उनको खत्म करने के लिए काम किया। 2 साल तक इन्होंने काम किया, फिर इनको जाना पड़ा ब्रिटेन। किसने भेजा? अकबर सेकंड। किसके दरबार में भेजा? सेकंड को डबल कर दो, फोर्थ। क्या नाम था उस अंग्रेज का? विलियम फोर्थ। और वहां जाके ये कहा कि अपना इंट्रोडक्शन दोगे तो इंट्रोडक्शन थोड़ा दमदार होना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे नाम के आगे क्या लगाया जा रहा है? राजा। तब फिर इनके नाम के आगे 1830 में जुड़ा था, यानी मरने से सिर्फ 3 साल पहले, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ब्रिटेन गए थे और ब्रिस्टल नाम की जगह, वहीं पर इनकी डेथ हो गई 1833 में। इनका काम संभालने के लिए यहाँ देवेंद्र नाथ ठाकुर के पिताजी, जिनका नाम था द्वारिका नाथ ठाकुर,
उन्होंने कहा ठीक है मैं ब्रह्म समाज संभाल लूंगा। वो भी बंगाल के थे, ये भी बंगाल के। उस जमाने में बंगाल का मतलब बड़ा हिस्सा, आज का बांग्लादेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। तो ये अपना काम छोड़ के, इनको थोड़ी पता था कि वापस ही नहीं आऊंगा, ये अपना काम कि भाई मैं जा रहा हूँ कुछ साल कुछ दिन, जब तक मैं नहीं आता तो काम कर ले। द्वारिका नाथ ठाकुर जी ने काम किया, पर 1846 में उनकी भी डेथ हो गई। उन्होंने मरने से पहले अपनी जिम्मेदारी अपने बेटे DN ठाकुर, देवेंद्र नाथ ठाकुर, ठाकुर जो थे देवेंद्र नाथ, इनका एक और काम था जिसका नाम था, क्या बता, तत्व बोधिनी। पहले उसका नाम तत्व रंजिनी सभा था, फिर इन्होंने कहा नहीं तत्व बोधिनी रखूंगा। उन्होंने तत्व बोधिनी पे काम किया, तो कहा कि भाई दो काम मैं नहीं कर पा रहा, इसका एक नया प्रिंसिपल बना देता हूँ। कौन थे वो? आचार्य केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बिल्कुल खाली थे, इन्होंने 100% डेडिकेशन के साथ काम किया, साउथ इंडिया की यात्राएं की। और एक बार ये तमिलनाडु गए थे, तो एक आदमी जिसका नाम था धरालू नायडू, उसने इनसे पूछ के वहां एक सभा बनाई थी ना 1864 में। कौन सा था वो? वेद समाज। फिर वापस आए ये 1865 में, तो DN ठाकुर को फील हुआ कि ये ज्यादा फेमस हो गए मेरी वजह से, मैंने इनको प्लेटफॉर्म दिया। दोनों की कहासुनी हो गई और 1865 में फूट पड़ गई। किस समाज में? फिर इसके दो टुकड़े बन गए। जो पुराने वाला था उसने नाम रखा आदि ब्रह्म समाज, जिसको DN ठाकुर ने संभाला, ये अलग हो गए, केशव चंद्र सेन। इन्हीं की प्रेरणा से 1867 में बंबई में दो आदमी, एक महादेव गोविंद रानडे और एक का नाम क्या था? आत्माराम पांडुरंग, उन लोगों ने एक समाज बनाया जिसका नाम था प्रार्थना समाज। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन केशव चंद्र सेन, अभी आवाज कम है क्लास में, केशव चंद्र सेन जो थे, ये कहते जो थे उस काम पे खरे नहीं उतरे। मैंने आपको कहानी सुनाई थी, इन्होंने अपनी 11 साल की बेटी का बाल विवाह कर दिया क्योंकि रिश्ता अच्छा आ गया अमीर खानदान से। तो लोगों ने कहा कि सर आप जो कहते हो उस बात पे तो आप खरे ही नहीं उतरे। इनकी इमेज थोड़ी सी गिर गई। उसी टाइम पर 1875 में मुंबई में एक नया समाज उभरा जिसने अपना नाम रखा आर्य समाज। हम सब जानते हैं, इंडिया की जब हिस्ट्री पढ़ी जाती है तो सबसे पुराने इंटेलिजेंट लोग कहलाते हैं हड़प्पा वाले। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सुने हैं ना ये नाम तुम लोगों ने? उनके बाद उनके टाइम में बहुत एडवांस थी चीज़ें, लेकिन हमें पढ़नी नहीं आती, हमें नहीं पता वो क्या सोचते थे, क्या कहते थे। हमने सिर्फ एक आइडिया लगाया कि वो बड़े इंटेलिजेंट थे क्योंकि उनके घर डबल स्टोरी थे, 90 डिग्री के एंगल पे उनकी सड़कें काटती थी, उनकी नालियां ढकी हुई थी, उनके घर में ड्रेनेज सिस्टम था, उनके बाथरूम्स में, उनके किचन्स में पाइप लगे हुए थे। तो हमें आइडिया हुआ कि यार ये बड़े इंटेलिजेंट और बहुत तेज दिमाग लोग होंगे, लेकिन वो एक्चुअल में क्या सोचते थे, उनकी सोच कैसी थी, हमें नहीं पता क्योंकि हम उनकी चीज़ों को पढ़ ही नहीं पाए। सबसे पहले लोग जिनको हमने पढ़ा और जाना वो लोग थे आर्य। आर्यों के ऊपर 4 हमारे वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उन किताबों को पढ़ के हमने अंदाजा लगाया, क्योंकि उसमें जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत तो हमारी जननी है भाषाओं की, हमारी भाषाओं की माँ है। तो हमें सबसे पहले जिनकी लिखत पढ़त में जानकारी मिली, और हम 100% गारंटी से कह सकते हैं कि वो ऐसे रहते थे, ये खाते थे, ये पहनते थे, ये सोचते थे, वो कौन लोग थे? इसलिए हम कहते हैं कि हम आर्यों की संतान हैं। हम कभी नहीं कहते हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो वालों की संतान हैं। हम ये मानते हैं कि हमें अता पता नहीं है, हमने सिर्फ अंदाजा लगाया। इनका हमें कंफर्म है, श्योर है कि ऐसा सोचते थे, ऐसा खाते थे। तो हम इंडियंस ने अपने आप को आर्यों की संतान माना, और यही आर्य हैं जिनके बारे में कितने वेदों ने बताया। तो हमने मान लिया कि सबसे बेस्ट लोग जो थे ना वो आर्य थे। इसीलिए आपने पुरानी महाभारत वगैरह देखी हो तो उसमें एक दूसरे को जब कोई बुजुर्ग संबोधित करता था, यंग नौजवान लड़कों को, तो हमेशा कहता था आर्य पुत्र, क्योंकि हम ये मानते थे कि आर्यों से ऊपर कोई है ही नहीं। इनसे हम अपने आप को जोड़ते हैं। तो जो समाज बनाया गया उसका नाम भी क्या रख दिया गया? आर्य समाज। इसने क्या कहा? वेदों की ओर लौटो। ये कौन आदमी थे? इनका नाम था स्वामी दयानंद सरस्वती। एक्चुअल में ये नाम इनका नहीं था। इनका नाम क्या नाम था इनका? किसी को पता हो तो? इनका नाम था बेटा, एक नरेंद्र नाथ दत्त सुना है, और एक मूल शंकर। ये दो आदमी हैं। मूल शंकर इनका नाम है और नरेंद्र नाथ दत्त है विवेकानंद जी का नाम। ये दोनों के नाम बदले थे। चलो इनकी कहानी सुनाने से पहले ना एक बार सती प्रथा और ये सब किताब से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनकी कहानी अपने आप में लंबी चौड़ी और इंटरेस्टिंग है, फिर वो बता दूंगी। सबसे पहले तुम आ जाओ इस टॉपिक के ऊपर, धार्मिक और सामाजिक सुधार, पेज 48 पर है।
48 पेज पर। चीजें कैसे बदलती हैं? जैसे कोई भी आदमी बदलने को कब तैयार होता है? जब हम उसके सामने किसी चीज को लेकर सही और गलत की समझ पैदा करते हैं। सही गलत पे कैसे डिस्कशन किया जाता है बेटा? क्या करते हैं सही गलत पे बातचीत करने के लिए? तर्क। तर्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीजनिंग। हमें कारण पता हो। किसी भी चीज पे आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। हर चीज का रीजन होना चाहिए, हर चीज का कारण होना चाहिए। जो लोग तर्क के ऊपर बात करते हैं ना, उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। तर्क के साथ साथ आपके मन में नई नई चीजें जन्म लेती हैं कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है। इसी से फिर समाज बदलता है, लोग बदलते हैं। देखो पहला पॉइंट, भारत में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का मतलब क्या हुआ? दोबारा से जागना। ये नींद की बात कर रहे हैं, पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे एक टाइम था, इसको ध्यान से सुनो बेटा। पूरी धरती पर एक समय था जब इंसान ना जागरूक था। मतलब वो घूमता था, फिरता था, वो सोचता था कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसकी बुद्धि बहुत विकसित नहीं थी, लेकिन वो यात्राएं करता था। धीरे 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 उसने अपना डेवलपमेंट किया, उसने चीज़ें इकट्ठी की, उसने घर बनाने शुरू किए, उसने गहने बनाने शुरू किए। उसकी ज़िंदगी आरामदायक हो गई। जब ज़िंदगी आरामदायक हो गई ना, तो कुछ हद तक आराम जो है इंसान को, हद से ज़्यादा आराम इंसान की बुद्धि को ना इस्तेमाल नहीं होने देता। किसी बच्चे को अगर बहुत ज़्यादा मज़े की ज़िंदगी मिले, ज़िंदगी में उसने कभी कोई परेशानियां ना देखे हों, मुश्किलात ना देखे हों, तो तुम जानते हो उसका दिमागी विकास उतना नहीं हो पाता जितना कि हो सकता है। जब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो आदमी का दिमाग ज़्यादा एक्टिव होकर सोचता है कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉर्ट आउट करूं, कैसे इसको ठीक करूं। तो बहुत अच्छी लाइफ होने में आदमी अपने कैलिबर का, अपनी योग्यताओं का सही विकास कर नहीं पाता। तो जिस टाइम की मैं बातें कर रही हूँ, उस टाइम इंसान की जिंदगी बड़ी आरामदायक हो गई। तो आने वाली पीढ़ियों ने क्या किया? घूमना फिरना बंद, ऐशो आराम, घर में रहना, मजे की जिंदगी जीना। ये सुन के अच्छा लगता है बेटा, लेकिन अगर ऐसा होगा ना, तो 100 साल बाद, 200 साल बाद आदमी नीचे गिर जाएगा। जैसे लाइफ हमेशा आगे बढ़ने का नाम है, और आगे कब बढ़ेगी? जब इंसान आगे सोचेगा, काम करेगा, नई नई चीजों पे दिमाग लगाएगा। तो एक टाइम आया जब इस पूरी धरती के लोगों ने आराम को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इससे क्या हुआ? घर से निकलना बंद, पेंटिंग्स करनी बंद, यात्राएं करनी बंद, म्यूजिक पे काम करना बंद। मजे कर रहा है, बस सोच रहा मैंने शराब पी ली, मजे कर लिए, खाना खा लिया, बस मेरी जिंदगी पूरी। इससे ना पूरी धरती के देश नीचे की तरफ आने लगे। फिर कुछ लोगों ने सोचा कि यार हम कैसा जिंदगी जी रहे हैं, चलो हम बहुत बढ़िया खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, पर हम में और एक जानवर में क्या अंतर? जानवर भी मर के चला गया, हम भी मर के चले गए। हमने किया क्या? समाज को कैसे वापस करें, कुछ बेहतर कैसे करें? तो कुछ लोगों ने ना बेटा, इटली नाम के, उस जमाने में तो एज सच देश नहीं थे, इटली में एक शहर हुआ करता था जिसका नाम था फ्लोरेंस। ये शहर का नाम था, फ्लोरेंस नगर बोलते हैं इसको आज हम। यहाँ पे कुछ लोगों ने पेंटिंग्स बनाई। तो उनकी पेंटिंग्स को देख के बाकी लोगों ने कहा कि यार तुमने बड़ा अच्छा किया, तुम्हारा तो दिमाग बड़ा क्रिएटिव है। हम सब लोग शराब पी रहे हैं, पढ़े, और तुम जो है कितना क्रिएटिव काम कर रहे हो। जैसे उनको बड़ा अच्छा लगा, प्रकृति के बीच में बैठ के उन्होंने कलरिंग की, पेंटिंग बनाई। उनकी देखा देखी कुछ लोगों को लगा कि हमें भी कुछ अच्छा करना चाहिए। तो किसी ने कविता लिखनी स्टार्ट कर दी, फिर किसी ने कहा कि मैं भी कुछ करूंगा, उसने म्यूजिक में काम करना शुरू कर दिया, मान लो कोई तबले जैसी चीज या कोई इंस्ट्रूमेंट। तो कुछ लोगों को लगने लगा कि यार ये लाइफ अच्छी है, जिसमें पेंटिंग करते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, खुश रहते हैं। दूसरी तरफ शराब पिए पड़े हैं, जिंदगी से कोई मतलब नहीं है, हर चीज में वो उसको मौज मस्ती समझ रहे हैं, एक्चुअल में वो जिंदगी खराब हो रही है। तो कुछ लोगों ने जब ऐसे काम किए ना इस शहरों में, इससे बाद में आने वाले टाइम में जो पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने कहा इंसान दोबारा से जागा। तो इसका नाम पड़ा पुनर्जागरण। ये पहले यूरोप में आया। यूरोप में ये आया था 14th से लेके 17th सेंचुरी के बीच। इसका मतलब 1300 कुछ के आसपास लोगों ने ड्राइंग, पेंटिंग, यात्राएं और एक अच्छी किताब पढ़ना, ये सब शुरू किया। तो इनकी देखा देखी एक चीज ट्रेवल करते करते पूरी दुनिया में घूमती है। ये स्टार्ट हुआ था यूरोप से, लेकिन फिर ये कुछ 100 साल बाद इंडिया में भी आया। और इंडिया में ये आया जब 18वीं शताब्दी में 1772 में किसका जन्म हुआ? राजा राम मोहन रॉय का।
इन्होंने सोचा कि दुनिया बदलनी चाहिए। जैसे हमारे राजा थे, हमारे बादशाह थे, विलासी जीवन जीते थे, उनको शराब की कमी नहीं थी, उनको म्यूजिक मतलब वो जैसा चाहते वैसी जिंदगी जीते। लेकिन उनका दिमाग ना बेटा धीरे धीरे इतना नेगेटिव उसमें चला गया कि औरंगजेब के बाद अगर आप पढ़ो तो किसी बड़े राजा का, बादशाह का नाम नहीं मिलता। जबकि औरंगजेब ने इतनी प्रॉपर्टी जोड़ी, इतनी प्रॉपर्टी जोड़ी कि उसके बच्चे जो थे उनको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये सुन के तो अच्छा लगता है, लेकिन काम नहीं किया ना, इसलिए नाम भी नहीं हुआ। औरंगजेब के बाद किसी ने काम नहीं किया 150 साल तक। औरंगजेब कब मरा था और इनका खानदान खत्म कब हुआ है? देखो अपने आप 150 साल तक ऐश का जीवन जी गए, बड़े घर में रहना, नौकर चाकर गुलाम। लेकिन बेटा इस कारण से आज देखो हम क्या पढ़ते हैं कि इनमें से किसी ने ढंग का काम नहीं किया, किसी का नाम नहीं है। पता है क्या कहते हैं 150 साल के इनके बच्चों को, इनके वंशजों को, कि ये लोग उत्तर मुगल थे। इनमें से किसी का नाम ही नहीं पड़ा। जबकि इनके अगर देखें तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इनका एरा था, इनका युग था, इन्होंने बहुत काम किया। तुम्हें अगर लगता हो कि इनका जीवन ऐश का था, तो बेटा इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां थी। इनको रोज सोचना पड़ता था कि प्रॉपर्टी में अपनी कैसे बढ़ाऊं, मैं किस राजा से कैसे टैक्स इकट्ठा करूं। जैसे ये ऐश का जीवन जी के नहीं गए, इन्होंने बहुत मेहनत की। जिसने काम किया ना उसी का नाम चलता है। उत्तर मुगल में 150 साल बाप दादा परदादा की इतनी प्रॉपर्टी थी कि बैठ के खा गए। लेकिन आज ना तुम उनका नाम लेते ना मैं, किताबों में उनका नाम एक एक लाइन में है। तो इससे पता चलता है कि काम करने वालों का नाम बचता है, जो बैठ के खा के चले जाते हैं उनका कोई नाम लेने वाला नहीं होता। इसी को कहते हैं पुनर्जागरण। आपके देश में पुनर्जागरण कौन लेकर आया? क्या नाम था इसका? राजा राम मोहन रॉय। चलो अब पढ़ेंगे। 18वीं शताब्दी में यूरोप में पुनर्जागरण के युग की शुरुआत। ये थोड़ा सा गलत छप गया, जहां लिखा है 18वीं यहां लिखो भारत, और जहां लिखा है यूरोप में वहां लिखो 14 से 17 सेंचुरी। समझ के लिखना, गलत सलत मत कर देना। जहां भारत लिखा, यहाँ 18वीं शताब्दी लिखी है, यहाँ क्या लिखोगे? भारत। इंडिया में पुनर्जागरण, इसको पता है इंग्लिश में क्या वर्ड कहा गया पुनर्जागरण को? रिनेंसा। ये देखो ये शब्द कहते हैं इसको, रिनेंसा, पुनर्जागरण को। इंग्लिश में टिक कर लो, देखो इंग्लिश में भी लिखा है रिनेंसा एरा, रिनेंसा एरा। अब दोबारा सुन लो, इसके बाद नहीं बताऊंगी। 18वीं शताब्दी के ऊपर लिख लो भारत, और यूरोप के ऊपर लिख लो 14वीं से 17वीं शताब्दी। दो बातों को मिक्स कर रखा है इस लाइन में, हमने अलग अलग लिख ली। इंडिया में कब आया था और यूरोप में कब आया था? 14वीं से 17वीं शताब्दी। अब पढ़ो पुनर्जागरण के युग की शुरुआत, रिनेंसा की। तर्कवाद और अन्वेषण, अंडरलाइन करो। तर्क और खोज। खोज मतलब किसी देश की खोज करना, किसी देश के रास्ते की। जैसे हमारे देश के रास्ते की खोज किसने की थी? यूरोप का एक नाविक निकला और बहुत सारा हिस्सा कवर करते 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 फाइनली केरल के कालीकट के तट पर पहुंच गया। बेटा बातचीत नहीं करनी, सामने बोर्ड पे देखो। इसे बोलते हैं पुनर्जागरण का युग। जब एक आदमी यात्रा करते 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 नया समुद्र का मार्ग खोज लिया। तुम्हें क्या लगता है इससे पहले किसी ने नहीं खोजने की कोशिश की होगी? कितने लोग मर गए होंगे? उन मरे हुए का नाम थोड़ी ना हमें पता चलेगा। ये तो जिसने सक्सेस हासिल की उसका नाम चला। जिस आदमी ने ये किया उस आदमी को कितना दम लगा होगा, कितना उसने कोशिश की होगी, उसने खोज की ना। अन्वेषण का मतलब खोज। तो तर्क और अन्वेषण ये दो दिखाते हैं कि आपकी बुद्धि तेज चलती है। अंडरलाइन कर लो ये। तर्कवाद और अन्वेषण, अन्वेषण होता है खोज करना, जिसमें रास्तों की खोज करना, और ये सारी चीजें आती हैं। आगे पढ़ो कि भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज को विकास का रास्ता दिखाया, इससे इनकी डेवलपमेंट हुई। अंडरलाइन कर लो ये, विकास का रास्ता। इसी में आगे पढ़ो, जिस रास्ते पर चलकर यूरोप विश्व सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बना। तो ये यूरोप इतना आगे कैसे निकला बेटा? देखा ये अंतर होता है। इस बात को अब समझो कि यूरोप आज दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला सबसे एडवांस्ड महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। छोटा सा एरिया है इसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है, लेकिन ये आगे निकल गया। कारण इसने दो चीजों पे काम किया। किस किस पे? तर्क पे और खोज पे।
अब जैसे ना मौके सबको मिलते हैं बेटा, लेकिन उन मौकों का फायदा सबको ही नहीं उठाते। अफ्रीका ने ना तो तर्क पे काम किया न खोज पे। अफ्रीका आज भी पिछड़ा महादेश है। यही स्थिति इंसान की भी है। ये मौका मिला है सीखने का तुम्हें। यहाँ इस क्लास में कुछ लोग तो सीख रहे हैं जिनका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, और कुछ बेवकूफ अपना टाइम खराब कर रहे हैं। जो ये पीछे रह जाते हैं ना, इनके पीछे कारण होता है, ऐसे कोई पीछे नहीं रहता। इन लोगों ने टाइम पे काम नहीं किया, इसलिए ये पीछे रह गए। आज भी क्वेश्चन पूछें कि काला महाद्वीप किसे कहते हैं, अंध महाद्वीप किसे कहते हैं, पिछड़ा महादेश किसे कहते हैं, तो अफ्रीका। अगर ध्यान से देखो तो अफ्रीका बहुत अमीर था। अफ्रीका के पास प्रॉपर्टी थी, अफ्रीका के पास हीरे की खदान थी, अफ्रीका के पास बहुत ज्यादा सोना था। लेकिन बेटा बेसिक चीज नहीं थी इनके पास। न तो इन्होंने कभी तर्कवाद पे काम किया, न खोज पे। इसका मतलब प्रकृति ने मौके सबको दिए। जो समझदार है वो मौके को भुना लेता है। अब इस क्लास में पढ़ने का मौका तुम सबके पास है। कुछ बेवकूफ इधर उधर हंस हंस के इसको टाइम को खराब कर देंगे, फिर आज से 5-7 साल बाद उनकी जिंदगी ऐसी होगी जैसे काला महाद्वीप है। मौके को पकड़ना होता है, यही तो समझ नहीं होती। अब जैसे ये चीजें तब तब की नहीं थी, ये तुम्हारी क्लास में भी हैं, ये लाइफ में भी हैं। लाइफ ना ऐसे मौके लेके आती है सामने से। समझदार आदमी मौके को एकदम से ग्रैब कर लेता है कि पकड़ के उसको इस्तेमाल करे, और बेवकूफ मौके सामने से जाते रहते हैं, वेस्ट करता रहता है। अफ्रीका के पिछड़े होने का ये बड़ा कारण था टाइम पे समय पे काम ना करना। यूरोप आगे क्यों निकल गया? कि उसने टाइम से पहले, समय से पहले अपने आप को एक्टिव बना लिया। यहाँ कब आया पुनर्जागरण? और उनके यहाँ निकल गए ना। यही कारण है कि आज यूरोप में अच्छी सड़कें हैं, रोजगार है, जिंदगी अच्छी है, शिक्षा मुफ्त है, मेडिकल फैसिलिटी मुफ्त है। हम अगर अपने आप को देखें तो हम डेवलपमेंट बहुत देर में शुरू किया, और आज भी इंडिया तो इतना पाखंड है। जितने ये बाबा जी बूबू जी टाइप के लोग हैं, तुम ये देखो कितने करोड़ों लोग आज भी बेवकूफ हैं जो इनकी बातों में आते हैं। और कैसे कैसे लोग हैं कि बस एक बार सिर पे हाथ रखेंगे और बीमारी गायब। क्या साइंटिफिकली मेडिकली ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन हमारे देश में लोग आज भी आंख बंद करके इन पे विश्वास करते हैं। चलो पढ़ो आगे। क्या हुआ आज? हाँ बेटा बहुत। अरे तुम लोग आजकल ये वीडियोस नहीं देखते हो? कितनी, मैं तो देखती हूँ, मुझे हंसी भी आती है। एक ऐसे लोग हैं, वो तो पता नहीं कौन से, शायद वो कौन से एक धर्म को आगे प्रमोट कर रहे हैं। वो क्या करते हैं, वो एक हाथ लगाता है बाबा जी, और सब घूम घूम के ना, ऐसे चक्कर आते हैं उन लोगों को। मतलब देख के लगता है कि कितने पागल लोग हैं। और अच्छा एक चीज देखना, हमेशा ऐसा करने वाले लोग हमेशा गरीब तबके के होंगे। तुम किसी अमीर को उस लाइन में लगा हुआ नहीं पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि गरीब की बुद्धि को चेंज करना बहुत हल्का काम है, उनकी बुद्धि से खेलना बहुत आसान है। बहुत सारे लोग आज ये काम धंधा बना रहे हैं, और इंडिया की एक बड़ी आबादी इनके पाखंड में, चंगुल में फंसी हुई है। कारण न तर्क पे बात करनी है, और न ही कभी किसी खोज पे, किसी क्वेश्चन पे सोचना है, इसलिए पिछड़े हुए हैं। चलो आगे देखो। तो दो चीजों ने किसने आगे बढ़ाया? तर्कवाद और अन्वेषण। आगे पढ़ना कि भावना ने तत्कालीन यूरोपीय समाज को विकास, ये तो हो गया ना विकास का रास्ता, जिस रास्ते पर चलकर यूरोप विश्व सभ्यता का। बेटा ये बातचीत कर रहा है कोई, इनको देखो जरा क्लास में, बोलो इनको संभालेंगे। जो गड़बड़ करता देखे बिना किताब के उसको चलता करो, अंडरलाइन कर लो ये। यूरोप विश्व सभ्यता का अग्रणी महाद्वीप बन सका, तो इसलिए यूरोप आगे निकला, क्योंकि उसने तर्क पे बात की और खोज पे काम किया। दूसरी ओर तत्कालीन भारत अपने अंधविश्वास, हमारे पिछड़ेपन का कारण है ये अंधविश्वास और कुरीतियों के कारण, एक निश्चल, जिसमें कोई एक्टिविटी ना हो, निष्प्राण मरे हुए समान और पतनशील समाज का चित्र प्रस्तुत कर रहा था। तो हम तो पिछड़े हुए थे, यूरोप के लोग आगे बढ़ गए। नेक्स्ट पढ़ो। इसी समय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कुछ बंगाली युवकों ने हिंदू धर्म और संस्कृति में विद्यमान बुराइयों और अंधविश्वास के प्रति घृणा का प्रदर्शन किया। ये इतना आसान रहा होगा घृणा का प्रदर्शन करना, या मुश्किल था? इनका मर्डर कर देते ना बेटा। कोई कहे हिंदू धर्म में कमी है, आज तो चलो हम देखते हैं कि हाँ कमी को कमी कह सकते हैं, लेकिन उस जमाने में कमी कहते ही मार डालते। कैसे कैसे कह दिया। नेक्स्ट देखो। बंगाल के बुद्धिजीवियों में राजा राम मोहन रॉय, इसको डबल टिक कर लो, सबसे ब्रिलियंट आदमी था बेटा ये। और उनके अनुयायी ऐसे पहले बुद्धिवादी थे, ये सबसे पहले तेज दिमाग लोग थे जिन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का अध्ययन किया। पाश्चात्य मतलब अंग्रेजों की, कि इनकी संस्कृति कैसी है, उसके बुद्धिवादी और प्रजातांत्रिक सिद्धांत जो उसमें अच्छाइयां थी, उनकी धारणाओं भावनाओं को आत्मसात किया।
जैसे किसी से चिढ़ के ये कहना कि नहीं हम इन जैसे नहीं बनेंगे, अरे मत बनो, लेकिन उसकी कोई अच्छाई हो तो अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लो ना। क्या हमने संविधान को बाहर के संविधान से उठा के देख के लिखा था? तो इसमें गलत क्या है? अगर किसी में कोई अच्छाई है, हम उसको अपनी पर्सनालिटी का पार्ट बना लें तो इसको चीटिंग नहीं कहते। आपसे पहले कोई बहुत अच्छे 4 लोगों ने काम कर रखा है, आप उनके काम को इस्तेमाल करके अपना 5वां काम कर लो, तो इसको ये नहीं कहेंगे कि आप चीटिंग कर रहे हैं, कहेंगे आप दूसरे की अच्छाई से सीख रहे हैं। इन्होंने यही किया। आगे पढ़ो। प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को भारत में राष्ट्रीय चेतना के पथ प्रदर्शक, इन्होंने सबसे पहले रास्ता दिखाया, और आधुनिक भारत के निर्माता ये लोग थे बेटा, मॉडर्न इंडिया के मेकर्स, जिनमें सबसे पहला नाम किसका है? राजा राम मोहन रॉय। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। पहला टिक करो, अंग्रेजी शासन की स्थापना। क्या अंग्रेजों ने हमारी कमियों पर थोड़े से नियम और कानून बना के ठीक किया काम? इन्होंने कौन सी प्रथा बंद करवाई? सती प्रथा। इन्होंने बलि बंद करवाई, विधवा पुनर्विवाह को नियम बनवा दिया, यानी इन्होंने कानूनन जबरदस्ती सही हमें सही रास्ते पे रखा। क्या आज हमें कानून के थ्रू सही रास्ते पे सरकारें रखने की कोशिश करती हैं? कभी कभी कुछ कानून बनाती हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या इंडिया में सरकार ने कानूनन अपराध बना दिया, तो क्या इसका फायदा समाज को मिलेगा? आज हरियाणा में कानून बहुत सख्त है, और हरियाणा में मुझे नहीं लगता कोई खुलेआम तो छोड़ो, छिपके भी हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या को प्रमोट करता है। बेटा जब बच्चा 3 महीने के लगभग होता है ना, 12 हफ्ते का, तो उसका जेंडर डिटरमाइन कर सकते हैं। बच्चा जन्म के समय एकदम से पता नहीं चलता कि इसका जेंडर क्या होगा क्या, ये कंफर्म पहले दिन से होता है, लेकिन इंसान तक ये बात पहुंचती है जब बच्चा माँ के गर्भ में 12 हफ्ते पूरे कर लेता है, तब पता चलता है कि वो मेल होगा या फीमेल। 12 हफ्ते का मतलब हुआ 3 महीने, लगभग 3 महीने। 3 महीने से पहले बच्चे का जेंडर पता नहीं होता, मेल और फीमेल का। हरियाणा में बड़े लेवल पर जेंडर डिटरमाइन करा के, और 1995 से लेके 2000 लगभग जितना मुझे याद है 10 तक भी ये चीजें बड़े लेवल पर थी। सिर्फ 500 रुपए लगते थे, जाओ किसी भी अस्पताल में, और वो तुरंत से जेंडर हाथों हाथ बता देंगे कि भाई माँ के गर्भ में बेटा है या बेटी। ये वो दौर था जब सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या हुई। माएँ पता लगवाती, घर वाले प्रेशर बनाते, और बेटी जो थी उसको पेट में मरवा देते। इसीलिए जब आपकी जनगणना हुई ना 2011 की, तो सबसे खराब आंकड़ा हरियाणा का था। 1000 लड़कों के मुकाबले यहाँ पर 879 लड़कियां थी। अब ये शर्म की बात है, क्योंकि 121 तुम्हें यहाँ सिर्फ यहाँ दिख रहा है। ये आबादी 1000 नहीं थी, ये आबादी थी लास्ट जनगणना में 2,53,51,462। 16 लाख लड़कियां हरियाणा में कम हैं जो लड़कों की शादियां नहीं हो सकती। 16 लाख, अगर एक के साथ एक को खड़ा करें, 16 लाख लड़कों की शादियां नहीं हो सकती। अब इस कमी का कारण क्या है? किस चीज को प्रमोट किया गया? भ्रूण हत्या। तुम्हारी सरकार ने स्ट्रिक्ट होके नियम बना दिया। आज अगर कन्या भ्रूण हत्या देखे ना तो ना बराबर है, लेकिन लोग इतने बेशर्म में अभी भी बाज नहीं आते हैं। अभी भी यूपी के जो बॉर्डर है ना, इस जो हरियाणा से लगता है, यहाँ बहुत आसान है पता लगवाना, क्योंकि यूपी में भी इतना सख्त नहीं है। हरियाणा ने सख्त कानून क्यों बनाया? क्योंकि सबसे पीछे रह गया। तो हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया कि कन्या भ्रूण हत्या से पहले जो ये लिंग जांच करते हैं मेल फीमेल की, इनके डॉक्टरों को पकड़ो, इनके सारे अस्पताल को सील कर दो। तो इसीलिए अब बहुत सारे लोग जिनकी इच्छा ज्यादा ही है पता लगाने की, वो यूपी साइड चले जाते हैं। पर यूपी वाले भी चालाक हैं, वो इतनी मोटी रकम मांगते हैं कि एक नॉर्मल आदमी उतनी अफोर्ड ही नहीं कर पाता। तो इसीलिए ना धीरे 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 तुम देखो, अपने आसपास फील करो। अब बहुत सारे लोग हैं जिनकी 2-2 बेटियां हैं। जैसे आज महंगाई इतनी है कि 3-4 बच्चे तो कोई पैदा ही नहीं करेगा, इतने लोगों का पेट कहाँ से भरेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सिंगल एक चाइल्ड है तो बेटी है, या 2 बच्चे हैं तो दोनों बेटियां भी हैं, क्योंकि कन्या भ्रूण हत्या पर बैन लगा दिया। जरूरत पड़ने पर गलत चीज को रोकने के लिए क्या बनाना पड़ता है? कानून। तब भी बनाने पड़ते थे, अब भी बनाने पड़ते हैं। पढ़ो। तो क्या था ये? अंग्रेजी शासन की स्थापना। इसके कारण हम बदले, क्योंकि सती प्रथा इन्होंने बंद करवाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, प्राच्यवादियों और भारत के अतीत को वैभवशाली बताए जाने से जागृति आई। प्राच्यवादियों ने ना, जैसे कुछ अंग्रेजों ने हमें कहा कि तुम कितने बेवकूफ लोग हो, तुम्हारा देश कितना एडवांस था, तुम्हें नहीं पता। उन्होंने हमारी ना बेटा लिपियां पढ़ी। जैसे हमारे अंदर कमी क्या थी, हम अपनी पुरानी चीजों को पीछे छोड़ आए। हमारे देश में एक सबसे पहला ताकतवर पूरे इंडिया का राजा था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका पोता था अशोक। अशोक ने ना अपने टाइम में
पता नहीं कितने रुपए खर्च करा के ऐसे चट्टान पत्थरों पर लेख लिखवाए, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखवाई, लेकिन ये लेख हमने पढ़े ही नहीं कभी। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भाषा बदलती है ना, तो ये भाषा भूल गए लोग, जिनको ये आती थी वो मर गए और अगली पीढ़ी को भाषा ना आए। हमने कभी नहीं सोचा कि इन पत्थरों पे किसी ने क्या लिखवाया होगा। और ऐसा एक पत्थर नहीं है, ऐसी ढेरों चट्टाने थी, और तो और ऐसे खंबे से बनवा के जिसको स्तंभ बोलते हैं, इन पे भी बहुत सारी बातें लिखवाई। लेकिन हमने कभी कोशिश ही नहीं की कि हम कोई पढ़ के तो देख लें कि ये क्या है। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने पूरे भारत में देखा कि पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी चट्टानों पे, तो एक अंग्रेज को इसी काम पे लगा दिया कि भाई तू इसको डिकोड कर, देख जरा इसमें लिखा क्या है। सोचो, भाषा हमारे देश की है, लिखवाने वाला हमारा राजा था, लेकिन इसको पढ़ने का काम अंग्रेजों ने किया। अब उनका तो हमसे कोई लिंक नहीं है ना पढ़ाई में, उन्होंने दिमाग लगाया कि ये अक्षर इससे मैच करता है, शायद ये अ लिखा होगा, ये अक्षर इससे मैच करता है, शायद ये क लिखा होगा, और बेटा फाइनली उन्होंने इसको पढ़ लिया। ऐसी लिपि पढ़ने वाला पहला आदमी था जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, जब इसने पढ़ा ना तो हम कितने अजीब से, देखो हम आराम से बैठे हैं, लिपि हमारी, देश हमारा, लिखवाने वाला आदमी हमारा, लेकिन चिंता किसने की है? जेम्स प्रिंसेप ने। फिर इसने कहा कि तुम्हारे देश में इतना महान आदमी था, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखवा के पत्थर पे गया वो, इसीलिए क्योंकि पत्थर को कोई मिटा नहीं सकता। अगर कागज पे पांडुलिपि लिखवाता तो दुनिया फाड़ देती, जला देती, खत्म कर देती। उस आदमी ने चट्टानों पे, पहाड़ों पे, पत्थरों पे, शिलाओं पे ये लेख लिखवाए, और इनमें इतनी बेहतरीन बातें हैं जो आज की जिंदगी में भी इंसान लागू कर सकता है। तो फिर इन विदेशियों ने बताया कि तुम जिस देश में रहते हो ना, इसकी मिट्टी में महान आदमी पैदा हुए थे। तब हमारे मन में अपने प्रति रिस्पेक्ट बढ़ी कि यार हम भी उन्हीं के वंशज हैं। बस बीच के दौर में हम थोड़े बेवकूफ बन गए, अदरवाइज हमारा ब्लड जो है, जीन्स जो है, उसी जमाने से चले आ रहे हैं। चलो पढ़ो आगे। तो प्राच्यवादी होते हैं बेटा जो विदेशी पुरानी चीजों को पढ़ते हैं, प्राचीन चीजों को, उनको बोलते हैं प्राच्यवादी। तो प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत को वैभवशाली बताए जाने से, टिक कर लो, ये अतीत हमारा वैभवशाली था, हम कोई ऐसे गिरे पड़े देश के लोग नहीं हैं। जेनेटिकली अगर हम देखें, हमारे जीन्स बहुत बहुत इंटेलिजेंट लोगों वाले हैं। पर बेटा कितना ही इंटेलिजेंट हो, अगर काम नहीं करेगा तो वो बेवकूफी बन जाएगा, जैसे कि इंडियंस बन गए थे। आगे पढ़ना। प्राच्यवादियों में विदेशी कौन कौन थे? सर विलियम जोन्स, इसको टिक कर लो और यहां लिखो इन्होंने क्या किया। इन्होंने बेटा एक सोसाइटी बनाई, थोड़ा सा सुन लो। 1784 में इन्होंने बंगाल में एक सोसाइटी बनाई जिसको नाम दिया एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। लिख लो यहां पर 1784 में विलियम जोन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है ये, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये इसने बनाई। क्या नाम था इस आदमी का? सर विलियम जोन्स। जेम्स प्रिंसेप टिक कर लो, यहां लिख लो इसने किसके वो पढ़े थे? अशोक के। अशोक ने किस भाषा में लिखवाया वो लिखो, ब्राह्मी। ब्राह्मी और खरोष्ठी ये स्क्रिप्ट थी बेटा, जैसे आज तुम्हारी देवनागरी है ना, स्क्रिप्ट है, और गुरुमुखी तुम्हारी जो लिपि है स्क्रिप्ट है, ऐसे रोमन हमारी स्क्रिप्ट है। ऐसे ही एक स्क्रिप्ट हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? ब्राह्मी, और दूसरी का नाम क्या था? खरोष्ठी। इसको थोड़ा सा सुनना, ब्राह्मी लिपि जो मिली ना वो इंडिया के आसपास मिली, और खरोष्ठी थोड़ा सुन लो बेटा, ये रट्टा मारना बड़ा मुश्किल होता है। खर का मतलब होता है गधा, खर होता है गधा, और ओष्ठ मतलब होंठ, तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ जो गधे के मुख से निकली हो। एक्चुअल में गधे के मुख से कोई भाषा नहीं निकल सकती, लेकिन इसको शाब्दिक अर्थ वही दिया गया, जो गधे के मुख से निकली हो, खर के ओष्ठ से निकली हो। पाकिस्तान के आसपास जितने मिले ना, अशोक तो पाकिस्तान नहीं बना के गया, पाकिस्तान तो हमने देखा 1947 में, उस टाइम तो अशोक की प्रॉपर्टी था, तो उसने पाकिस्तान की बेल्ट में भी लिखवा रखा है। उस लिपि को क्या नाम दिया गया? खरोष्ठी। और जो इंडिया के आसपास हमारे आज के भारत में ब्राह्मी, तो ये लिपियां थी, ये स्क्रिप्ट थी। इस स्क्रिप्ट को पढ़ा है एक अंग्रेज ने, जिसका नाम क्या है? जेम्स प्रिंसेप। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किस अंग्रेज ने बनवाई है? विलियम जोन्स ने। सर तो उपाधि होती है उसके नाम के आगे लगा। ये टिक कर लो, यहां लिख लो ब्राह्मी और खरोष्ठी, खर के होंठ से, खर मतलब गधे के मुंह से, ठीक है। और इसी लाइन में टिक करो मैक्स मूलर। ये पता है कौन है? जर्मनी का एक आदमी था, इतिहासकार, लिख लो जर्मन इतिहासकार। अब मेरी बात को फिर से दोबारा से सुनो एक बार। हम लोग ये दावा करते हैं
कि हम बहुत एडवांस थे एक टाइम पर और हमारी टक्कर कोई ले नहीं सकता था। हड़प्पा के टाइम में सबसे एडवांस्ड पूरी धरती पर हमारे देश के आसपास के लोग थे। उस टाइम इजिप्ट में, अफ्रीका में भी लोग थे, ईरान इराक के पास मेसोपोटामिया के लोग भी थे, लेकिन सबसे पढ़े लिखे काबिल पक्के घरों में डबल स्टोरी घर बना के रहने वाले, जिनकी सड़कें पक्की थी, जिनके पास उस जमाने में स्विमिंग पूल था, वो हम लोग थे। तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम हड़प्पा सभ्यता के हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम हड़प्पा की चीजों को पढ़ पाए हो? नहीं ना, हम हड़प्पा की बातों को पढ़ नहीं पाए। तो ये जो था अभी मैं बताने वाली थी आपको, मैक्स मुलर, हमने क्या दावा किया पता है? कि हम लोग आर्यों की संतान हैं। तो आर्य, अब किसी ने क्वेश्चन किया कि आर्य कहाँ से आए, तुम तो हड़प्पा वालों के वंशज होने चाहिए। तो हमने कहा नहीं, हम आर्यों की संतान है। तो फिर आर्य कहाँ से आए, ये क्वेश्चन बड़ा हो गया। विदेशियों ने क्वेश्चन किया कि तुम आर्य की संतान, तो आर्य आए कहाँ से, क्या आर्य ओरिजिनली इंडियन थे? तो हमने कहा हाँ इंडियन थे। तो एक आदमी था मैक्स मूलर, इस मैक्स मूलर ने, जर्मनी का इतिहासकार है, इसने बेटा रिसर्च किया और रिसर्च में इसने पता है हमें क्या कहा? कि तुम लोग झूठ बोलते हो, तुम इंडियन हो ही नहीं। हम सबको कहा तुम एक्चुअल में इंडिया में पैदा, तुम्हारे जीन्स इंडिया वाले नहीं हैं। तुम लोग जिसके अपने आप को वंशज बताते हो, जिसको तुम कहते हो आर्य, इन लोगों के ऊपर रिसर्च हुआ है और ये लोग तो इंडिया में आए थे बाहर से चल के। ये लोग तुम्हारे देश में आए थे मध्य एशिया से, सेंट्रल एशिया से। तो हमने कहा हम क्यों माने तुम्हारी बात, तुम जानबूझ के हमें ये फील कराना चाहते हो कि हम इस देश के नहीं हैं। तो इसने कहा कि मेरे पास, मैं तर्क दूंगा, ऐसे मेरी बात मत मानो, मैं तर्क दूंगा, मैंने खोज कर ली। तो इस आदमी ने ना बेटा मध्य एशिया में कुछ चट्टानें हमारे सामने दिखाई, सब लोगों को दिखाई कि देखो ये चट्टान। अब चट्टान की एज कितनी पुरानी है साइंटिफिकली पता चल जाता है ना, कोई पत्थर कितना पुराना है, कोई चीज आपको पता है ना, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग होती है। तो पता चला कि भाई ये चट्टान तो बहुत पुरानी है। अब इस पे क्या खास है इस चट्टान में? इस चट्टान में ना किसी राजा ने कुछ लोगों के नाम लिखवाए हुए थे, ये एक्चुअल में भगवान थे। अब जिन चट्टानों पे भगवानों के नाम लिखे थे, उन्हीं भगवानों की पूजा आर्य करते थे भारत में। और भारत में उन भगवानों के जो नाम मिले ना चट्टानों पर, वो चट्टानें नई मिली। तो उसने कहा देखो, तुम्हारे यहाँ जिसको तुम सबसे पुरानी चट्टान बता रहे हो कि जिस पे हमारे भगवान का नाम लिखा है, तुम्हारी ये चट्टान तो इन चट्टानों से नई है। इसका मतलब ये लोग पहले यहाँ काम करते थे या पहले यहाँ काम करते थे? पहले यहाँ ना। कौन सा एरिया है ये? मध्य एशिया। तो मैक्स मुलर ने, हमने कहा नहीं हम नहीं माने। तो नहीं मानने से क्या होता है, मेरे पास तो तर्क है, तर्क के सामने सब झुकेंगे। इसने ये बात पूरे यूरोप में, वर्ल्ड लेवल पे उठाई कि इंडियंस जो कहते हैं कि हम आर्य हैं, आर्य तो इंडियन थे ही नहीं, आर्य तो आए ही सेंट्रल एशिया से चलते चलते थे। फिर हमने कहा कि तुम कैसे प्रूव करोगे चट्टान के अलावा? तो उसने कहा कि मेरे पास, उसने बहुत सारी रिसर्चेस की और दिखाया कि हाँ, एशिया माइनर नाम की जगह पे, जो तुर्की से लगता इलाका था, और ऐसी कुछ चीजें, भगवानों के नाम, कुछ राजाओं की चीजें, फिर उसने प्रूव कर दिया कि देखो वहां जो चीज पहले थी ना, तुम्हारे वहां वो चीज बाद में हुई। इसका मतलब यही लोग उठ के, इनकी पीढ़ियां चल चल के कहां तक पहुंची। फिर उसके सारे रिसर्च दुनिया ने माने और इसीलिए अब हम भी ये बात लिखते हैं कि आर्य भारत के ओरिजिनल लोग नहीं थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया। पता है क्यों आए थे? इनके पास बेटा जानवर थे बहुत सारे, और इन जानवरों के भोजन की खोज में, खाना ढूंढते ढूंढते, जानवरों के लिए ये चलते 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 इंडिया तक पहुंचे थे। ये उस जमाने में जितने जानवर पालते थे, उनका खाना ढूंढना इनके लिए एक टेंशन का काम था। तो जब ये इंडिया की तरफ आए ना, पंजाब, पाकिस्तान वाला पंजाब, आज वाला पंजाब तो हमारी तरफ है, वहाँ खूब सारी नदियाँ, जैसे सिंधु नदी, झेलम, रावी, व्यास, चेनाब, सुने हैं ना नाम आप लोगों ने, यहाँ खूब हरियाली थी। तो ये यहाँ बस गए। फिर इन्होंने अपना एक आदमी भेजा कि जाओ वहां से और लोगों को बुला लाओ, यहाँ तो पूरा एरिया भरा पड़ा है। फिर वहां से ना बेटा दल के दल चल चल के 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं। फिर वो यहाँ थोड़े छोटे छोटे से अस्थाई गांव से बना के रहने लग गए। फिर उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके यहीं रह गई। जब वो लोग आए थे ना, इस टाइम पे आपके देश में धीरे धीरे खात्मे की तरफ थे। कौन से लोग? शायद कभी बाढ़ आई होगी, कहीं मलेरिया फैल गया, कहीं उल्का पिंड गिर गया, कुछ कुछ हुआ होगा। हड़प्पा वाले ना धीरे धीरे कमजोर हो गए। एक टाइम था जब हड़प्पा शहरी थे, फिर धीरे धीरे इनके घर टूटे फूटे, खराब ईंटों से बनने वाले, इनकी सड़कें पतली पतली, मतलब खराब सी कंडीशन। तो कहते हैं बहुत लोग कि हड़प्पा वालों की शायद आर्यों से लड़ाई हुई हो, और ये आर्य थोड़े से कट्टर टाइप के थे। ये थे शांति प्रिय, इनके पास ना कोई मंदिर मिला, ना ज्यादा हथियार लड़ाई झगड़े के। तो शायद ये या तो इन्होंने मार दिए,
ये डर के भाग गए और ये फिर भारत के मध्य भाग के जंगलों में भाग गए, जिनको आज तुम कहते हो ना शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ट्राइब्स कौन होते हैं? जंगल में रहने वाले आदिवासी। ये कहा जाता है कि ओरिजिनली इंडियन वो हैं, तुम और मैं। ऐसा मैक्स मुलर ने प्रूव कर दिया कि हम लोग तो सब मध्य एशिया से, हमारे जो जीन्स है ना वो मध्य एशिया के साथ मैच करते हैं। ओरिजिनल इंडियन कौन लोग हैं बेटा? शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और कितनी अजीब बात है ना, इन्हीं को आज जमीन नहीं है, इन्हीं के जंगल काटे जा रहे हैं, इन्हीं को आरक्षण की जरूरत है। तो भारत में जितनी भी कम्युनिटी हैं ये सब विदेश से आके बसी हैं, ऐसा एक आदमी का कहना था जिसको सबने हाँ भी कहा। तो मैक्स मुलर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसने क्या प्रूव कर दिया कि इंडियंस ओरिजिनली इंडियंस नहीं है, आप बाहर से आके बसे हैं। कहाँ से? मध्य एशिया से। चलो ये टिक कर लो, मैक्स मुलर। यहाँ लिख लो जर्मनी, जर्मनी का था ये, और इसने आर्यों के ऊपर काम किया था। लिख लेना आर्य मध्य एशिया, फिर तुम्हें याद आ जाएगा ये। चलो आगे पढ़ेंगे। ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा, जैसे जब विदेशी आते थे तो विदेशी ना बेटा, हर इंसान, मैंने कल भी ये बात की थी शायद, जब हम कहीं जाके बसते हैं तो हम अपने साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था, अपना विश्वास भी ले जाते हैं। मान लो कोई इंडिया से आज जाके ऑस्ट्रेलिया बस गया, तुम्हारी एज का, उसका बचपन जब उसने जिया है ना तो उसने अपनी माँ को आरती करते, अपनी दादी को भजन करते देखा है, प्रार्थना करते देखा है। हो सकता है उसके घर में सुबह उठ के नहा के सूर्य को जल भी चढ़ाते हो। ये हमें लगता है ये फालतू की बातें हैं, बचपन में लगता है इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है ना तो आपको फील होता है कि यार ये सब चीजें हमें अच्छा बनाने के लिए जरूरी हैं, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे इसके लिए जरूरी है। इसीलिए आप देखो जितने लोग विदेश में जाके बसते हैं ना वो अपनी होली को, दिवाली को, त्योहारों को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं आज भी। आप तो ये देखते हैं ना कितनी सारी रील्स और शॉर्ट्स और वीडियोस हैं। लगभग इंडियंस इंडिया में त्योहार उतने अच्छे नहीं मनाते जितने विदेश में जाके उसको एंजॉय करते हैं। कारण एक आदमी जब अपने जगह छोड़ता है ना तो वो आदमी अकेला नहीं जाता, उसकी श्रद्धा, विश्वास, उसके धर्म का भी वो साथ साथ कहीं ना कहीं बाहर ले जाता है। तो जब ये लोग आए ना अंग्रेज, इनके साथ साथ इनका धर्म भी आ गया। कौन से धर्म के थे ये? ईसाई। ईसाई धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते थे। ईसाई धर्म में जो लोग मिशनरी कहलाते थे, तो ये साथ साथ घूमते सब जगह लोगों को बताते कि हमारे धर्म में ये अच्छाई है। ये इन्होंने पुरजोर कोशिश की कि इंडिया के लोग भी बदल जाएं, और ज्यादातर बदलने का जो काम करता है ना वो बेटा गरीब आदमी है, क्योंकि गरीब को ये कह के बदलना बड़ा आसान है कि तुम्हारे भगवान ने तुम्हारे लिए किया ही क्या है, तुम्हारे भगवान कभी बचाने नहीं आए, ईसाई धर्म में आ जाओ तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमने मूवी देखी है द केरला स्टोरी? उसमें वो लड़की जो थी, जो एक मुस्लिम लड़की का किरदार निभा रही थी, वो उन लड़कियों को क्या कहती है कि कहाँ आए तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं वैसे, कितनी कमियां गिना दी। तो किसी भी इंसान को जब वो परेशानी में है ना उस टाइम उसको ये कहना कि तेरे भगवान कुछ नहीं करते, कहाँ भगवान बचाने आए, तो भूखा मर रहा था, तो आदमी के मन में ना कहीं ये बात आती है कि हाँ यार मेरे भगवान ने तो कुछ नहीं किया। तो बहुत सारे गरीब लोग क्या बनने लग गए? इन्होंने प्रचार किया अपने धर्म का। पढ़ो आगे। तो ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा ये दुष्प्रचार किया गया कि भारत में ईसाई धर्म के प्रचार से ब्रिटिश साम्राज्य के हितों का संवर्धन होगा। इसने भारतीयों में अपने धर्म के प्रति विश्वास जगाया। तो जब ये कहने लगे ना तुम्हारा धर्म खराब है, ये है वो है, तो कुछ लोगों को लगा कि ये बहुत खराब लोग हैं, हमारे धर्म की बुराई करते हैं, तो लोग अपने धर्म को फिर और प्यार करने लगे कुछ लोग। नेक्स्ट पे आ जाओ, ब्रह्म समाज। पहला पॉइंट टिक करो, ये इंपॉर्टेंट शुरू हो गया। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय द्वारा 20 अगस्त 1828 को की गई। कहाँ की गई? हाँ, कलकत्ता, बंगाल। ठीक है, बंगाल लिख लो। अगला पढ़ो। राजा राम मोहन रॉय प्रथम भारतीय थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में व्याप्त मध्ययुगीन बुराइयों के विरोध में आंदोलन किया। तो टिक कर लो, राजा राम मोहन रॉय प्रथम भारतीय बस जिसने विरोध किया। किस शताब्दी में पैदा हुए थे ये? 18वीं। लेकिन इन्होंने काम किस शताब्दी में किया? क्योंकि काम करने में उम्र, अब पैदा होती कैसे कोई काम करेगा। जब इन्होंने काम किया देखो 1828, 1829, 1830 आ गया ना 19वीं शताब्दी में। चलो पढ़ो आगे। सबसे पहले आंदोलन प्रारंभ किया। राजा राम मोहन रॉय वस्तुतः प्रजातंत्रवादी थे। टिक कर लो, इनका कहना था लोग जो चाहे वैसा हो। मानवतावादी थे। उनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी में, अंडरलाइन करो, 19वीं शताब्दी में भारत में पुनर्जागरण का जन्म हुआ। बताओ यूरोप में पुनर्जागरण कब आया था? 14 से 17वीं शताब्दी। तुम्हारे यहाँ पैदा तो हो गया आदमी 18वीं शताब्दी, लेकिन काम करते करते क्या आ गई? 19वीं शताब्दी। कौन सी प्रथा पर रोक लगवाई? सती प्रथा। कब रोक लगवाई? 1828 में। तो इसका नाम 19वीं शताब्दी में। आगे पढ़ो।
अच्छा 29, मैंने 28 बोल दिया, ब्रह्म समाज में। ठीक है, आगे पढ़ना। ये क्या कहते हैं? मानवतावादी। उनके नवीन विचारों के कारण 19वीं शताब्दी के भारत में पुनर्जागरण का जन्म। डबल टिक कर लो, 19वीं शताब्दी पुनर्जागरण। पहले यूरोप में आया, फिर भारत में आया। उन्हें अतीत और भविष्य के बीच का सेतु, सेतु क्या होता है? पुल। अभी हम किसकी बातें, 1707 में कौन बैठा था? औरंगजेब। एकदम से तो नहीं, 150 साल उसके वंशज भी रहे। हम अतीत में थे जहां आदमी मूड से अपना राज चलाता था। अब हम आ रहे हैं भविष्य में, तो अतीत और भविष्य के बीच पुल का काम एक आदमी कर रहा है जिसका नाम है राजा राम मोहन रॉय। ये इंटेलिजेंट थे बहुत ज्यादा। आगे पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट बात है सेतु वाली। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक हैं ये। इन्होंने देश से प्यार करना सिखाया और आधुनिक भारत के पिता हैं। राजा राम मोहन रॉय का जन्म 1772, इसको टिक कर लो, बंगाल के हुगली जिले में स्थित राधानगर में हुआ था। इनके नाम के आगे राजा किसने लगाया? आगे जाके अकबर ने। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। इनके पिता थे तत्कालीन बंगाल सरकार के नवाब के यहाँ नौकरी करते थे। टिक कर लो, पिताजी बड़ी पोस्ट पर थे नवाब के पास। वहीं से उन्हें राय राया की उपाधि, ये उपाधि नवाब ने दी थी, राय। तभी राय क्या लिखते हैं इसके नाम के आगे? राजा राम मोहन रॉय। तो ये रॉय राजा का दिया, नवाब का दिया हुआ है, राजा, ये राय राया। राजा राम मोहन रॉय विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे। भाषा सीखना आसान काम है या मुश्किल? एक भाषा बड़ी आसानी से सीखी जाती है, कौन सी? क्यों सीखी जाती है आसानी से? क्योंकि इसको सीखते टाइम कहाँ से आ जाती है ये? एक ग्रामीण परिवेश में जन्मा बच्चा अपनी माँ को माँ कहने लग जाता है। कारण वो देखता है आसपास सब लोग अपनी उसकी माँ को या ताई जी को माँ ही बोलते हैं, वो अपनी मम्मा को मम्मा या मम्मी नहीं बोलेगा। ये कैसे सीखा उसने? एनवायरनमेंट से। जैसे एनवायरनमेंट से जो भाषा आती है ना बेटा, उसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो सिर्फ छोटा सा बच्चा, ज्यादा बुद्धि विकसित नहीं है, उसकी माँ कह रही है रोटी खाएगा, तो वो रोटी एज्यूम करता है कि रोटी ये है, फिर वो उसको रोटी ही बोलेगा। अगर उसकी माँ कहे कि बेटा चपाती खाएगा, पराठा खाएगा, तो वो ऐसा एज्यूम करता है। जो भाषा सिर्फ अपने एनवायरनमेंट से आ जाए, माँ के मुख से निकली पहली भाषा, बेसिकली आसपास के लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, इसके लिए मेहनत नहीं लगती, वातावरण से आती है। लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो एक गांव के बच्चे के लिए इंग्लिश बोलना और सीखना आसान होता है या मुश्किल? जब बहुत छोटा होता है ना बच्चा, 2.5 साल का, स्कूल में डलवा दिया, अब उस बच्चे को स्कूल में जाके, और मान लो उसको छोटे बच्चे को शुशु आ गया, तो बच्चा क्या करेगा? अब उसको मैम ने, बड़ी स्ट्रिक्ट होती है टीचर्स, थोड़ी इस तरह की होती है ना, वो कहते हैं सिर्फ इंग्लिश में पूछना है, उसी को भेजेंगे जो इंग्लिश में बात करेगा। टीचर ने सुबह कह दिया किसी को अगर वॉशरूम जाना हो तो पूछना है मे आई गो टू टॉयलेट। अब बच्चा बेचारा अपने घर से सीख के आया कि मम्मा सुसु आया है, तो वो तो तुरंत से अपना, कहीं भी उसकी माँ, कोई दिक्कत नहीं, दादी है, माँ है। लेकिन अब वो टीचर है और टीचर से वो भूल गया कि क्या पूछना है, तो पूरे दिन क्या करेगा? बैठा रहेगा। बहुत तेज सुसु आ रहा है तब भी जा नहीं सकता, क्योंकि वो जबान तो उसको नहीं आती ना, उसकी माँ ने तो नहीं सिखाई। ज्यादातर छोटे बच्चे तुम देखना, जब घर आते हैं, आते ही ना वो आके ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं, आते ही गेट पे, उनको इतना तेज सुसु आ रहा होता है, और तुमने अगर गेट खोलने में थोड़ी सी देर कर दी, इन सेकंड्स भी लेट हो गए, तो बेचारे का पजामा पैंट जो निक्कर पहन के गीली हो जाती है। 99% बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस पर कोई काम नहीं करता, क्योंकि टीचर्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस बच्चे को मे आई गो टू टॉयलेट, तुम सोच भी नहीं सकते कितना भारी होता है उसके दिमाग पे, क्योंकि वो भाषा उसकी मातृभाषा है नहीं। और इंडियन सिस्टम में इतना बुरा हाल है कि बच्चा फील क्या कर रहा है ये मैटर नहीं करता। यहाँ अंग्रेजी की टांग तोड़नी जरूरी है। ये हमारे देश में है ऐसा कि भैया अंग्रेजी के पीछे पागल हैं। मातृभाषा के अलावा जितनी भाषा सीखी जाती हैं, उनके लिए बेटा लर्निंग का प्रोसेस होता है। लर्निंग का प्रोसेस टफ होता है। लर्निंग के प्रोसेस में ऐसा नहीं कि अपने आप आ गया आपको। अब जैसे ये चीज जो तुम पढ़ रहे हो ना, ये लर्निंग का प्रोसेस है। ये ऐसे नहीं कि तुम्हें अपने आप आ जाएगा। मेरी बातों को सुनना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, किताब में टिक मार्क करके घर जाके पढ़ना पड़ेगा। प्रोसेस है ना एक। ये तो फिर भी मैं कहानियां सुना रही हूँ, भाषा कहानी नहीं होती। तो जो कोई आदमी अगर दूसरी भाषा सीखता है तो ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा मेहनत करता है। एक भाषा सीखना भी टफ होता है, और इस आदमी को पढ़ के देखो इसने क्या क्या सीखा। तो राजा राम मोहन रॉय विभिन्न भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें प्रमुख थी अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी और हिब्रू। तो क्या कहोगे, ये नॉर्मल आदमी था या ब्रिलियंट था? इतनी भाषाएं सीखना। तुमसे एक अंग्रेजी नहीं सीखी, कितने साल हो गए तुम्हें? अंग्रेजी तुम बचपन से टांग तोड़ते आ रहे हो अंग्रेजी की, तब भी ही शी में तुम गलतियां करते हो। इसने इतनी सीखी उस जमाने में। आगे पढ़ो। राजा राम मोहन रॉय ने अपने धार्मिक, दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोण में इस्लाम के एकेश्वरवाद, पता है इनकी एक अच्छी बात क्या थी?
इन्होंने किसी धर्म की बुराई नहीं की, हर धर्म की अच्छाई को कहा अपने धर्म में ऐड कर लो। जैसे इस्लाम में इन्होंने क्या देखा, इस्लाम में एक अच्छी बात है कि वो सब एक को ईश्वर मानते हैं, जिसको वो अल्लाह कहते हैं। हिंदुओं में उन्होंने कहा तुम, अच्छी बात है, धर्म खराब नहीं है, लेकिन तुमने इतने रूप बना डाले हैं कि कोई किसी की बुराई करता है, कोई किसी की, तो एकेश्वरवाद पर बल दो। ये टिक कर लो, इस्लाम के एकेश्वरवाद, सूफी मत के रहस्यवाद, ईसाई धर्म की आचार शास्त्रीय नीतिपरक शिक्षा, तो हर किसी की अच्छाई, और पश्चिम के आधुनिक देशों के उदारवादी बुद्धिवादी सिद्धांतों से अधिक प्रभावित थे। यानी हर किसी का बेस्ट सीखा किस आदमी ने? नेक्स्ट पढ़ो, राजा राम मोहन रॉय हिंदू समाज की कुरीतियों, तुम्हारा पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान नहीं है बेटा, फिर पीछे रह जाओगे। हिंदू समाज की कुरीतियों जैसे, अंडरलाइन कर लो, सती प्रथा, यहां लिख लो 1829, बहुपत्नी प्रथा। इंडिया में पहले बहुपत्नी प्रथा थी ना, एक एक राजा 1200-1500 शादियां कर लेते थे। तब शादी बेटा शादी नहीं थी, तब शादी बेसिकली था कि जिससे हम शादी करेंगे वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। तो इंडिया का ना कल्चर था ये कि राजा बहुत सारी शादी कर लेता था, जितने घरों से रिश्ते हो गए वो सब उसके रिश्तेदारी में है, और कभी इस राजा के ऊपर अटैक हुआ तो वो सब इसके साथ आ जाएंगे। उस जमाने में शादी की प्रथा को एक तरह से अपने आप को ताकतवर और मजबूत करने का आधार मानते थे। लेकिन इससे क्या होता था, ठीक है राजा मजबूत हो गया, लेकिन उसकी पत्नी सोचो, उसकी पत्नी के ऊपर अब 1200 किसी की पत्नी है, तो उसको कौन सा नाम याद रहना कौन सी पत्नी है कौन सी नहीं है? उनकी कितनी बेइज्जती है, उनकी तो आइडेंटिटी नहीं है। ये चीज गलत थी, तो बहुपत्नी प्रथा गलत। आगे पढ़ लो, वैश्यागमन, चरित्र का जिसका खराब होगा उसके लिए ये, और जातिवाद आदि के घोर विरोधी थे। विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। अगर समर्थन ना करते तो सती जो औरत नहीं हुई, वो उसका पति तो मर गया, वो क्या कहलाएगी? विधवा। अब विधवा औरत की जिम्मेदारी ना तो घर वाले लेते, ससुराल वाले कहते हमारा तो बेटा ही मर गया, हम इस बोझ का क्या करेंगे, मनहूस है, निकाल दिया। अपने घर गई, वहां बाप और भाई ने कहा कि बेटा हमने तो तेरे ऊपर जो हमारे पास था सब दे दिया तेरी शादी ब्याह में, हम तेरा पालन पोषण नहीं कर सकते। अब सोचो ना उसके पास घर ना ससुराल, तीसरी कोई जगह किसी औरत के पास थी ही नहीं, तो फिर ये दिक्कत है कि विधवा कहाँ जाएं। तब एक बहुत अच्छे आदमी थे बेटा, इन्हीं लोगों में आगे जाके जिन्होंने विधवाओं के लिए काम किया, आश्रम भी खोले कि विधवा बेचारी औरतें कहाँ जाएंगी, तो एक आश्रम बना दूं। फिर पता है क्या कहा वहां, कोई 13 साल की विधवा, कोई 10 साल की, कोई 15 साल की, कहा कि बेटा तुम लोगों को जिंदगी अपने आप बनानी पड़ेगी, पढ़ाई करो, पढ़ लिख के इतनी काबिल बन जाओ कि तुम्हें पैसे कमाना आसान दिखे। जब औरतें सती से बची तो उनका दिमाग ये था कि अब हम कहाँ जाएं, टेंशन हुई। फिर जब वो विधवा जिंदगी से आगे बढ़ना चाहती तो पढ़ाई ने उनकी हेल्प की। ये एकदम से नहीं हुआ। आप सोचो 1829 में जो विधवा बच गई थी औरतें, उन्होंने कितना लंबा संघर्ष किया, उनको रोटी के लिए भी तरसना पड़ा क्योंकि कोई रोटी देके राजी नहीं था। तब फिर ये औरतों की पढ़ाई लिखाई ये सब फेमस हुआ। तब लोगों ने, आदमियों ने, भाइयों ने, बाप ने ये फील किया कि मेरी बेटी भी कल को अगर विधवा हो जाती है तो उसको कौन रखेगा। तो फिर उस बाप ने सोचा कि अपनी बेटी को मुझे पढ़ा देना चाहिए कि कम से कम किसी के सामने हाथ ना फैलाए, सास का तो किसी का पता नहीं है। तब जाके बेटा औरतों की शिक्षा पे काम करना स्टार्ट हुआ। पहले तो बड़ा आसान था कि पहले बाप संभालेगा फिर पति संभालेगा, और वो चाहे मारे चाहे पीटे रहना वहीं पड़ता था, दूसरी शादी का प्रावधान नहीं था। फिर जब ये सती से बच गई तो फिर इनकी विधवा की प्रॉब्लम, फिर जाके पढ़ाई लिखाई ने इनको बचाया। आगे पढ़ो। तो राजा राम मोहन रॉय ने इन सब चीजों का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। पर क्या ये काम कर पाए विधवा पुनर्विवाह पर? नहीं, क्योंकि विधवा किस सन के बाद बचनी स्टार्ट हुई? 1829। सती के बाद तो बची होंगी ना, उसके बाद ये तो चले गए। कब चले गए? 1830। फिर ये कब मर गए? 33। तो इनके लिए काम नहीं कर पाए, ये विधवाओं के लिए काम किया ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, उन्होंने लॉ बनवाया था। नेक्स्ट पढ़ो। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इनका मुख्य उद्देश्य था भारतीयों को वेदांत के सत्य का दर्शन कराना। वेदांत जानते हो? वेदांत क्या है? वेद का अंत। हाँ, अब ध्यान से इस पॉइंट को सुन लो, इसके बाद फिर बाकी कल पढ़ा दूंगी। इस वेदांत को जान लो। हमारे हिंदुओं में ना बेटा कुछ किताबों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे पहले आते हैं 4 वेद। ये वेद बहुत टफ थे,
पढ़ते तो समझ ही ना आते। तो किसी ने कहा भाई इनको थोड़ा आसान बना के लिख दो ना, ये समझने टफ है। तो इनको आसान बनाने का काम किया ब्राह्मण। ये जाति वाले ब्राह्मण नहीं है, ये ब्राह्मण ग्रंथ है, किताब है, उसका नाम ही है ब्राह्मण ग्रंथ। इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आसान भाषा में। क्या एक्सप्लेन कर दिए? वेद। वेद बहुत टफ थे, ना पढ़े जाते ना समझे जाते नॉर्मल आदमी से, तो उनको आसान करके एक्सप्लेन करके ब्राह्मण ग्रंथ में लिख दिया। फिर कुछ समय बाद कुछ लोग जंगलों में गए, उन्होंने लाइफ को सोचा समझा, लाइफ क्या है, आत्मा क्या, कैसा जीवन, सच्चाई क्या, ईमानदारी क्या। जो लोग जंगल में गए ना, उन्होंने आरण्यक लिखे। आरण्य मतलब होता है जंगल। तो जो जंगल में जाके किताबें लिखी या कोई हस्तलिखित पांडुलिपि थी, वो कहलाए आरण्यक या अरण्य। अरण्य मतलब जंगल में जाकर। फिर कुछ लोगों ने अपने गुरुओं के पास बैठ के किताबें लिखी। उप का मतलब होता है पास और निषद का मतलब गुरु के पास बैठना। तो जो गुरु के पास बैठ के लिखी गई किताबें वो क्या कहलाई? उपनिषद। ये 108 है बेटा। इसके इतनी जो कहानी है ना, ये ऑथेंटिक है, इस पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये बेस्ट किताबें हैं अपने धर्म को जानने की। इसके बाद जितनी किताबें लिखी गई उनमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रा कि भाई राजा ऐसा, रानी ऐसी, इनमें ऐसी बातें नहीं है। जैसे आप जो टीवी में देखते हो ना माइथोलॉजिकल, कि एक राजा ने ऐसा तीर चलाया कि समुद्र सारा सूख गया, क्या साइंटिफिकली ऐसा हो सकता है? नहीं ना। ये बढ़ा चढ़ा के करने की बात है, इसको हम सच नहीं मानते। हम इनको सिर्फ प्रमोट करते हैं। हमारी पुराणों में लिखी जितनी बातें हैं या रामायण महाभारत में भी कुछ चीजें एक्स्ट्रा बना के लिखी गई हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं है। यहां से और यहां तक ये माना जाता है वेद का अंत है, तो इसे कहा जाता है वेदांत। वेदांत का असली नाम क्या है? उपनिषद में कितनी किताबें हैं? 108 है। ये ऑथेंटिक सनातन धर्म है बेटा। जो बाकी चीजें हैं ना, वो तो दिखावट, झूठ, चारण भाट कवि अपने राजा को बड़ा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति की है। इनमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये ऑथेंटिक किताबें, इनकी इज्जत है। उपनिषद लास्ट है, जिसको क्या कह देते हैं? वेदांत। वेदों का अंत है ये। चलो बाकी कल।